दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस समय देश की राजनीति में जो विधानसभा चुनाव है 5 उसकी तरफ भी सभी की निगाह लगी हुई है। साथ ही 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसके तरफ भी सभी की जिज्ञासा भी है और नजर सबकी निगाहें भी लगी हुई है कि वह 2024 का लोकसभा चुनाव किस तरफ जा सकता है। हालांकि जो 5 राज्य के विधानसभा चुनाव हैं 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे और उसके बाद भी राजनीति में काफी परिवर्तन देखने को मिल सकता है, ऐसे राजनीतिक जानकार बताते हैं। और अब इस समय जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिज़ोरम, तेलंगाना, पाँचों राज्यों की जो विधानसभा चुनाव का गणित है, उसमें सत्ता हाथ आने के लिए पूरी जोर आजमाइश सभी दलों में लगी हुई है। और आज हम इसी बात में चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की जो राजनीति है, बहुत महत्वपूर्ण इस समय भूमिका में है। और क्यों मध्य प्रदेश उत्तर भारत का ऐसा राज्य है, जहाँ बीजेपी की लगातार पिछले करीब 20 साल में अगर देखें तो लगभग 18 साल उनकी सत्ता रही है। और केवल कुछ ही इस 2018 में कुछ महीनों के लिए उसमें कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार रही थी। उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद फिर पुनः सत्ता बीजेपी के हाथों में आ गई। और इस बार का चुनाव है, इस परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या कांग्रेस को जो सिंधिया की बगावत से जो नुकसान हुआ था, जो सत्ता गँवानी पड़ी थी, क्या कांग्रेस उस सत्ता को पुनः वापस पा सकती है? क्या वहाँ के मतदाताओं ने जो कांग्रेस के प्रति अपना मतदान जाहिर किया था 2018 में, क्या वह भी उस इस बार के चुनाव को निर्णायक स्तर पर ले जाने की स्थिति में है? तो ऐसे में पूरा जो मध्य प्रदेश की राजनीति है, उसकी जो बिसात है, उसके क्या राजनीतिक मायने हैं, उसमें क्या इफ एंड बट हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, उन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार देश के हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। हमारे श्रवण गर्ग जी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। श्रवण गर्ग जी पत्रकारिता जगत के ऐसे मजबूत सशक्त हस्ताक्षर हैं जिनकी छत्र छाया में अनेक पत्रकारों ने अपने करियर को आगे बढ़ाया भी है और उनसे लगातार सीखने की जो एक परंपरा भी है नवोदित पत्रकारों के अंदर, वह बताती है कि किस तरह श्रवण गर्ग जी का जो एक अनुभव है पत्रकारिता जगत में और जिस तरह से उनकी निष्पक्ष लेखनी और उनकी जो निष्पक्ष विश्लेषण रहता है, वह बहुत सारी जो राजनीतिक पटकथा है उसको बड़ा सार्थकता प्रदान करता है। मैं श्रवण गर्ग जी का बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे दर्शकों के लिए आज हमें समय दिया और उनका बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो श्रवण जी, जैसे मध्य प्रदेश की जो राजनीति इसमें बड़ी चर्चाओं में है। साथ ही इसमें जय वीरू और गब्बर के कैरेक्टर भी राजनीति में शामिल हो गए हैं मध्य प्रदेश की, अलग-अलग तरह से लोग संज्ञा दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो मध्य प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा है, किस तरफ आप जाती देखते हैं? क्या आपको प्रतीत होता है? श्रवण गर्ग जी। देखिए, मध्य प्रदेश की जो राजनीति है, वो मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम कई चीज़ों को प्रभावित करने वाले हैं। एक तो वो राहुल गांधी की पूरी राजनीति को प्रभावित करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान ये जो 2 बड़े राज्य हैं हिंदी भाषी, इन 5 राज्यों में छत्तीसगढ़ भी है पर उतना बड़ा नहीं है, और फिर तेलंगाना है, हिंदी भाषी है, और मिजोरम है। तो एक तो राहुल गांधी की पूरी राजनीति की दिशा को और उनकी ताकत को, कांग्रेस की ताकत को तय करेंगे। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण है कि जैसे मध्य प्रदेश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से भी लगती हैं, मध्य प्रदेश की सीमाएं राजस्थान से भी लगती हैं, मध्य प्रदेश की सीमाएं महाराष्ट्र से भी लगती हैं। तो ये जो पूरा का पूरा इसका जो चुनाव है, गुजरात से भी लगती है। मध्य प्रदेश की सीमाएं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये तमाम राज्य हैं, और फिर छत्तीसगढ़ से तो लगती ही है। छत्तीसगढ़ तो जी, इसका हिस्सा भी रहा है। जी, अब क्या है कि एक तो बीजेपी के के जो सीटें हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं बीजेपी के लिए इस समय। जब से ये हाथ से गया है कर्नाटक और बिहार, नीतीश कुमार जब से छोड़कर गए हैं, उसके कारण। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि जैसे आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में अभी मैनपुरी का पहले, खतौली का फिर घोसी का, घोसी का।
ये और फिर लोकल जितने बॉडीज के चुनाव हैं उनमें जिला पंचायतों के, उन सब में जो समाजवादी पार्टी की जीत हुई है उसके कारण बीजेपी डरी हुई है, काफी डरी हुई है कि वो ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ में कोई बहुत बड़ा उसको धक्का नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें अभी पार्लियामेंट में अगर हैं तो वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात, इसकी टोटल 91 सीट्स हैं और इन 91 सीट्स में से 88 बीजेपी के पास है। मतलब छत्तीसगढ़ की 2 सीटें और मध्य प्रदेश की 1 निकाल दीजिए। ये बहुत बड़ा जो ताकत है बीजेपी की वहाँ पार्लियामेंट में, वो उसमें बड़ा महत्वपूर्ण है। इसीलिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 7 सांसदों को खड़ा किया, उसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री, और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को भी खड़ा किया, प्रदेश अध्यक्ष को भी खड़ा किया। राजस्थान में भी आपने देखा होगा कि कई सांसदों को खड़ा किया। तेलंगाना में भी 3 सांसद खड़े किए, छत्तीसगढ़ में भी सांसद खड़े किए। तो ये जो पूरा का पूरा चक्र है वो बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जीतना जरूरी है, क्योंकि ये विधानसभाएं जीतेंगे तो ही फिर लोकसभा की भूमिका बनेगी। इनके लिए जरूरी है, राहुल गांधी के लिए, कि कांग्रेस की ताकत यहीं से प्रकट होगी। इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी की जो ताकत है पूरी की पूरी, वो हिमाचल से प्रकट हुई, फिर कर्नाटक से प्रकट हुई। अब जो सबसे बड़ी ताकत प्रकट होने वाली है, ये लोकसभा चुनाव के पहले बस ये आखिरी मौका है। मतलब 5 चुनाव जो हैं राज्य विधानसभाओं के, ये लोकसभा के पहले बस यही हैं, इसके बाद हैं फिर सारे विधानसभाओं के चुनाव। तो राहुल गांधी और कांग्रेस के रिवाइवल के लिए भी ये जो राज्य हैं बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका असर कांग्रेस की अखिलेश यादव के साथ लोकसभा चुनाव में बार्गेनिंग पर पड़ेगा। मतलब अगर कांग्रेस बहुत अच्छा करती है विधानसभा चुनाव में, तो अखिलेश भी कहेंगे कि हाँ भाई कांग्रेस की जरूरत है। नहीं करेगी, आपने देखा कि अभी जो विवाद पूरा छिड़ा, वो क्यों छिड़ा? अखिलेश को लगता है कि उनको सीटें मिलनी चाहिए मध्य प्रदेश में, हालांकि उनको कोई अधिकार नहीं है। उनका वोट शेयर जो था समाजवादी पार्टी का, वो 1-1.5% से ज्यादा कभी रहा नहीं। आज तक उनके पास 2 से ज्यादा सीटें कभी रही नहीं समाजवादी पार्टी के पास मध्य प्रदेश में, 2 मैक्सिमम 2 रही। और पिछले चुनाव में 1 ही सीट थी, और जो 1 सीट थी पिछले चुनाव में वो भी आदमी फिर बीजेपी में चला गया। 4 स्थानों पर 2 नंबर पर रही थी पार्टी, पर उपचुनाव हुए तो वो जो 2 नंबर वाला भी बाहर हो गया पृथ्वीपुर में। पर अखिलेश ने देखा आपने कैसे तेवर दिखाए, उन्होंने कहा कि देख लेंगे आपको उत्तर प्रदेश में जब आएगी बात। अब अगर कांग्रेस हार जाती है मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, तो अखिलेश शेर हो जाएंगे। वो कहेंगे कि भाई हम 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट छोड़ सकते हैं।
तो ये जो चुनाव है मध्य प्रदेश के, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी प्रभावित करेंगे और इंडिया गठबंधन को भी करने वाले हैं, और इंडिया गठबंधन का भविष्य भी तय करना वाले। अभी से जो चल रहा है, आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में लड़ रही है, समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है, और जदयू भी लड़ रही है मध्य प्रदेश में। जदयू ने भी खड़े कर दिए, और बीएसपी तो लड़ी रही है, कई जगहों पर लड़ रही है। मध्य प्रदेश का जो चुनाव है इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, ऐसी ताकत जो कर्नाटक में नहीं लगाई, हिमाचल में नहीं लगाई, पंजाब में नहीं लगाई। इसलिए झोंक दी है कि ये इसमें से जो निकलेगा वो मोदी जी की ताकत के बारे में एक अनुमान निकलेगा देश को, कि मोदी जी का जो करिश्मा है या चमत्कार है वो अभी कायम है कि नहीं है। और इसमें से जो निकलेगा वो राहुल गांधी के बारे में भी निकलेगा, कि उनका जो चमत्कार भारत जोड़ो यात्रा के बाद पैदा हुआ था या अभी भी हो रहा है, उसका मध्य प्रदेश में क्या असर है। ये भी निकलेगा कि कांग्रेस कितनी ताकतवर है या कमजोर है। ये जो इसलिए चुनाव है मध्य प्रदेश का, ये इसलिए सब लोगों की नजर है, दुनिया भर की नजर है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि ये कांग्रेस सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास केवल 2 बड़े नेता हैं, पहले 3 थे, ज्योतिरादित्य भी थे। ये जो दोनों नेता हैं इनकी उम्र हो गई है 77 साल, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की। ये इन लोगों के लिए सक्रियता की दृष्टि से आखिरी चुनाव है। बीजेपी के पास तो इस चुनाव के बाद भी बहुत सारे लोग हैं उम्र के लिहाज से जो बीजेपी को नेतृत्व दे सकते हैं। कांग्रेस के पास इस चुनाव के बाद कोई नेता ही नहीं बचेगा मध्य प्रदेश में, बिल्कुल शून्य हो जाएगा कांग्रेस का नेतृत्व। और हारने के बाद इन दोनों नेताओं को भी हाशिए पर डाल दिया जाएगा। हाशिए पर इस मायने में कि राज्य की राजनीति, कांग्रेस के पास लोग ही नहीं है कि लोकसभा में ऐसे लोग हों जिनको मध्य प्रदेश लड़वा सकें। संसद सदस्य ही नहीं है ना मध्य प्रदेश के लोकसभा में, एक भी नहीं है। एक है बस, कमलनाथ का बेटा है नकुल नाथ, उसको लड़वा नहीं रहा, उसको लड़वा नहीं रहा। इसलिए आपके दर्शकों के लिए ये जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश की राजनीति, मध्य प्रदेश के चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए कैसे जरूरी महत्वपूर्ण है, देश के लिए क्यों जरूरी है, बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है, और कांग्रेस के लिए क्यों जरूरी है। इसके जरिए आपको पता चल सकता है कि असल में चल क्या रहा है यहाँ। 15 दिन बचे हैं अब, सिर्फ 13-14, हाँ 15 दिन बचे हैं। 17 को तो चुनाव है। जी जी। आज नाम लेने की आखिरी दिन था। पता चल जाएगा शाम तक कितने लोग बड़ी संख्या में बागी लोग मैदान में, पार्टियों में संघर्ष चल रहा है। बीजेपी में भी चल रहा है और कांग्रेस में भी चल रहा है, दोनों पार्टियों में। कांग्रेस में इसलिए चल रहा है कि सब लोगों को लग रहा है कांग्रेस सत्ता में आ रही है तो सबको सत्ता चाहिए,
बीजेपी में ये लग रहा है कि अब अगर टिकट नहीं मिला तो अब आगे क्या करेंगे, राजनीति में क्या करना है, कोई जगह ही नहीं बचेगी। तो ये तमाम चीजें हैं। जी, जी, जी। जैसा आपने कहा कि जो दोनों पार्टियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव तो बन ही गया है, और साथ ही अगर दोनों पार्टियों की एक स्थिति को देखें कि जो शीर्ष नेतृत्व है दोनों पार्टियों प्रदेश के अंदर, जैसे बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान का शीर्ष नेतृत्व है, और लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से मोदी और शाह की जोड़ी ने उन्हें कमतर दिखाने की कोशिश की है, वहीं कांग्रेस के अंदर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का जैसा आपने उल्लेख किया, और ऐसा लगता है कि कमलनाथ को फ्री हैंड एक बहुत बड़ी स्तर पर दिया गया है कि टिकट वितरण में या जो भूमिका है विधानसभा चुनाव में। तो दोनों पार्टी की जो नीतियाँ हैं, प्रादेशिक जो शीर्ष नेतृत्व है उसको लेकर, बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान को कहीं न कहीं साइडलाइन करने की कोशिश, और कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ को वन साइडेड पूरा अधिकार दिए जाने की जो एक नीति है। इसको किस परिप्रेक्ष्य में, किस दृष्टि से आप इसको परिभाषित करेंगे? देखिए, शिवराज सिंह को तो टिकट ही नहीं दे रही थी बीजेपी, और न उनके मंत्रिमंडल के लोगों को दे रही थी। तीसरी सूची बाहर आने तक भी उनको टिकट नहीं दिया गया, और वो बड़े परेशान थे, बेचैन थे, और पार्टी चाहती नहीं थी उनको टिकट देना। गुजरात में कई लोगों के, पुराने लोगों के टिकट नहीं दिए गए थे, मुख्यमंत्रियों के टिकट नहीं दिए गए, तो टिकट नहीं देना चाहती थी बीजेपी पर। शिवराज सिंह ने इतना दबाव पैदा कर दिया कि उनको टिकट देने के बाद से प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश आए नहीं, लगभग नहीं आए, और उन्होंने कोई, मतलब मुझे याद नहीं पड़ता, मैं गलत भी हो सकता हूँ, शिवराज सिंह के साथ कोई मंच साझा नहीं किया। तो शिवराज सिंह को तो वो चाहते ही नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व। और मोदी जी तो 2014 के चुनाव से ही बीजेपी में एक बहुत बड़ा वर्ग जो था, आडवाणी जी और तमाम लोग, वो शिवराज सिंह को खड़ा करना चाहते थे प्रधानमंत्री पद के लिए। तब से मोदी जी नाराज हैं शिवराज सिंह को लेकर। तो शिवराज सिंह को तो मजबूरी में टिकट दे दिया गया, और दूसरा ये कि उनके खिलाफ जनता में विरोध की लहर है, इसलिए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना का मतलब बीजेपी को हराना था। इसीलिए आपने देखा कि 7-8 बड़े बड़े लोगों को मैदान में उतारा गया। उतार दिया। तो ये, और अगर बीजेपी जीत भी जाती है मध्य प्रदेश में, तो शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बन पाएंगे, ये इसमें मुझे शक है। उनसे कहा जाएगा कि आप लोकसभा लड़िए, और अगर वो मना कर देंगे तो उनको घर बिठा दिया जाएगा। और बीजेपी के पास बहुत सारे नेता हैं, 7-8 नेता हैं जो अच्छे नेता हैं, ओबीसी नेता भी हैं, तो वो उनके नेतृत्व। अब रही कांग्रेस की बात। कांग्रेस में पिछले चुनाव तक 3 नेता थे, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य। कमलनाथ 2018 में पहली बार मध्य प्रदेश में, उन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रवेश किया, पहली बार। वो तब तक लोकसभा में ही थे और मंत्री रहे पूरे जीवन भर, गांधी परिवार के नजदीक थे। 2014 में जब सफाया हो गया कांग्रेस का मध्य प्रदेश से लोकसभा चुनाव में, तो कमलनाथ की समझ में आ गया कि अब मोदी जी की ही चलने वाली। और 2018 में जब कांग्रेस को बहुमत मिला और मुख्यमंत्री बनने की बात आई, तो वो उन्होंने दिल्ली से
वो हवाई जहाज से ऊपर से टपक गए नीचे जमीन पर और मुख्यमंत्री बन गए। मध्य प्रदेश में काम तो है नहीं उनका कोई, मध्य प्रदेश में जमीनी स्तर पर भी उनका काम नहीं है। तो 2018 में संघर्ष रहा, ज्योतिरादित्य भी थे, दिग्विजय भी थे और कमलनाथ भी थे। 2020 में ये जो एपिसोड हुआ, कौन सा, जिसमें ज्योतिरादित्य चले गए, जी डिफेक्ट कर गए बीजेपी में, उसके बाद से सब मामला कांग्रेस में ठीक हो गया। कोई नेतृत्व का संघर्ष नहीं बचा। ज्योतिरादित्य के जाने से सबसे ज्यादा जो प्रसन्नता हुई वो कमलनाथ को हुई और दिग्विजय सिंह को हुई। कि एक तीसरा फैक्टर जो था वो राजनीति में मध्य प्रदेश की कांग्रेस की खत्म हो गया। इसलिए इस बार जो टिकट का वितरण हुआ मध्य प्रदेश में, वो मोटे तौर पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के द्वारा हुआ और उसमें भी कमलनाथ का ज्यादा बड़ा हिस्सा रहा। उनकी पसंद नापसंद ये रहा। तो कमलनाथ आज की तारीख में मध्य प्रदेश के निर्विवाद नेता हैं कांग्रेस के, पर उनका नेतृत्व केवल इस चुनाव तक सीमित है। ये जो विधानसभा का चुनाव है, इस चुनाव में अगर कमलनाथ असफल हो जाते हैं तो वो फिर प्रदेश की राजनीति से बाहर हो जाएंगे, नेतृत्व की वो फील्ड की पॉलिटिक्स से, क्योंकि फिर उनका वर्चस्व बचेगा नहीं। और लोकसभा के चुनाव में कमलनाथ की नहीं चलेगी, फिर वो पूरी की पूरी दिल्ली की चलेगी और हो सकता है कि दिग्विजय सिंह की भूमिका उसमें बढ़ जाए। तो कमलनाथ एक परमानेंट व्यक्तित्व नहीं है कांग्रेस की पॉलिटिक्स में, जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है। और अभी नेशनल पॉलिटिक्स में कांग्रेस की इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि वो केंद्र में सरकार बना रही हो। और वैसे भी ये जो चुनाव है, ये भी ये लोग, इन लोगों की उम्र को देखते हुए अगले विधानसभा चुनाव तक तो ये लोग 82-83 साल के हो जाएंगे। जी तो इस हालत में रहेंगे नहीं ये लोग कि कुछ कर सकें। जी जी इसलिए इसलिए मुझे जो कमलनाथ के बारे में आपका सवाल है वो अलग किस्म का सवाल है, क्योंकि कमलनाथ के लिए भी ये चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर वो जीत गए तो अपने बेटे को स्टेब्लिश कर देंगे पॉलिटिक्स में, और नहीं जीते, सरकार नहीं बन पाई, तो फिर बेटे का भविष्य भी थोड़ा सा संकट में रहेगा। तो ये पूरा जो पॉलिटिक्स है कांग्रेस की, वो कई एंगल से इसको देखना पड़ेगा। एक एंगल नहीं है मध्य प्रदेश की राजनीति का, बीजेपी का अलग है, बीजेपी के कई एंगल हैं। और इस चुनाव के बाद शिवराज सिंह जीते या हारे, मतलब बीजेपी जीते या हारे, शिवराज सिंह की पारी खत्म हो चुकी है मध्य प्रदेश की राजनीति में। अब वो केंद्र की राजनीति में जो भी भागीदारी करना चाहें उनके लिए खुले रहेंगे रास्ते। और अगर वो अपने बेटे को स्टेट की पॉलिटिक्स में इंडक्ट करना चाहेंगे तो फिर आप पाएंगे कि ज्योतिरादित्य, ये शिवराज सिंह के बेटे, दिग्विजय सिंह के बेटे और कमलनाथ के बेटे,
और उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो तो अभी बहुत सक्रिय हैं, उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है। ये जो इस चुनाव के बाद मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वो अलग फेज में प्रवेश करने वाली। जैसे कि जो मध्य प्रदेश की राजनीति है, बीजेपी के हिंदुत्व की प्रयोगशाला कही जाती रही है कि क्योंकि लगातार उन्हें राम मंदिर आंदोलन के पश्चात से लगातार सफलता मिलती रही। वहीं हम देखें कमलनाथ के द्वारा भी ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए जो हिंदू धर्म से संबंधित रहे, चाहे बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं, उनकी जो कथा है, उनका जो एक कार्यक्रम चलता है, उसको वहाँ पे आयोजित करना, साथ ही हनुमान जी की प्रतिमा को लेकर भी दावा है उनका कि सबसे बड़ी प्रतिमा मैंने लगवाई है। तो इस तरह के तमाम आयोजन वो भी करते हैं जो धार्मिक चीज़ों से जुड़े रहते हैं। ऐसे में जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो मसला है या हिंदुत्व की पिच पर जो बीजेपी खेलती रही है, राजनीति करती रही है, उसको कमलनाथ के द्वारा जो एक सॉफ्ट हिंदुत्व की बात की जाती है, इसको मतलब इसका क्या आपस में द्वंद है? क्या आपस में किस तरह की चीज़ें हैं ये? नहीं नहीं, ठीक है। या मध्य प्रदेश में ज्यादा मुस्लिम्स नहीं है, 50 लाख, 7, 7.5, 8 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन 50 लाख है सिर्फ। 5-6%, 6% के करीब मुस्लिम हैं। कुछ जिले हैं, 4-5-6 जिले जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है, और यहाँ मेजोरिटी हिंदू पॉपुलेशन की है, बड़ी संख्या में हिंदू हैं। और हिंदुत्व की प्रयोगशाला भी रही है, और जनसंघ के जमाने से जनसंघ में, आरएसएस में, बीजेपी में तमाम बड़े बड़े नेता राष्ट्रीय स्तर के मध्य प्रदेश ने ही दिए हैं। और कमलनाथ को पता है कि, और दिग्विजय भी कोई मतलब वो उनकी उनकी छवि बीजेपी ने बना दी होगी, पर वो भी बेसिकली पूजा पाठ ही हैं, वो तो पूरे पूजा पाठ उपवास सब करते हैं। तो मध्य प्रदेश में अगर किसी को राजनीति करना हो तो वो हिंदुत्व का विरोध करके नहीं कर सकती। इसीलिए आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी पैर नहीं जमा पाए कभी भी, इसलिए कि ये बेसिकली इस पर जो असर है वो महाराष्ट्र जो बॉर्डर है, महाराष्ट्र से बड़ी है, उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी बॉर्डर है मध्य प्रदेश की, और राजस्थान से भी है और गुजरात से भी है। ये सब हिंदूवादी स्टेट्स हैं बेसिकली, राजस्थान भी, गुजरात भी, मध्य प्रदेश, ये सारे के सारे। तो कमलनाथ जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, मतलब वो आप उसको कोई सा भी हिंदुत्व कहें, सॉफ्ट हिंदुत्व कहें, हार्ड हिंदुत्व कहें, अगर आपको चुनाव जीतने में मदद करता हो सॉफ्ट हिंदुत्व, तो जैसे ये महाकाल कॉरिडोर का काम है, ये तो कमलनाथ ने शुरू किया था, पूरा शिवराज जी ने किया हो। इसलिए कमलनाथ का जो नजरिया है वो बड़ा प्रॉफिट ओरिएंटेड है, क्योंकि वो कारपोरेट के आदमी है, बिजनेसमैन है कमलनाथ। वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मांगते हैं, चाहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तो यही है ना कि अगर हिंदुत्व के दम पर अगर प्रॉफिट होता हो राजनीति में, तो क्यों करने में क्या बुराई है। और मध्य प्रदेश में हिंदुओं को नाराज करके आप राजनीति कर भी नहीं सकते। मतलब हिंदूवादी होकर आप सेकुलर पॉलिटिक्स कर सकते हैं, पर सेकुलर होकर हिंदूवादी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते मध्य प्रदेश में, जी, ऐसा है। जी। तो इसलिए ये बड़ा एक, ये जो चुनाव है कई तरह की के प्रयोगशाला है। और दूसरा क्या है कि मंदिर निर्माण के ठीक पहले, मंदिर हो रहा है जनवरी में, 22 जनवरी को हो रहा है, और नवंबर में यहाँ चुनाव है। तो यहाँ पाएंगे कि मंदिर को लेकर भी एक काफी यहाँ, और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी मध्य प्रदेश में काफी होता रहा है। दंगे फसाद भी होते रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भी होता रहा है। इसलिए ये कमलनाथ अगर कर रहे हैं तो उसमें कोई चुनावी
रणनीति का हिस्सा है उनकी, और वो उसमें वो पहले दिन से कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने ये जो इंडिया गठबंधन की जो बैठक थी भोपाल में होने वाली थी, वो नहीं हो पाई, इसीलिए कि अगर उसमें तमिलनाडु के लोग आते डीएमके के और वो सनातन का मुद्दा उभरता तो वो कांग्रेस के खिलाफ जाता मध्य प्रदेश में, इसलिए वो बैठक नहीं हुई। तो आया मैं, मतलब मैं स्पष्ट है ना मेरा, मैं जो कह रहा हूँ साफ है ना। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जो कि ओबीसी क्या इस समय देश की राजनीति में एक बड़ा विषय ओबीसी की जो वर्ग का बन चुका है। और साथ ही जातीय जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी लगातार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या उनकी जो रैली हैं, सभी जगह जातीय जनगणना की लगातार बात करते हैं। तो ये जो मुद्दे हैं दोनों ओबीसी और जातीय जनगणना, मध्य प्रदेश में आप किस स्थिति में देखते हैं कि यार ये मुद्दे राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्थिति में हैं? मध्य प्रदेश में दोनों मुद्दे अभी चुनाव में तो नहीं है, मैदान में नहीं है। दोनों महत्वपूर्ण तो हैं, मध्य प्रदेश में करीबन 50% के करीब ओबीसी हैं, तो इसलिए मुद्दे तो महत्वपूर्ण हैं, पर वो उतना यहाँ चुनावी मुद्दे नहीं बने दोनों के दोनों। न कास्ट सेंसस है, न लोगों में उस तरह की जिज्ञासा भी नहीं है, क्योंकि ये जो संपन्न स्टेट्स हैं, मतलब आप ये मानिए कि तुलनात्मक दृष्टि से मध्य प्रदेश संपन्न स्टेट है, तो ऐसी स्थिति में ये इन राज्यों में थोड़ा सा ये कास्ट सेंसस को लेकर उतनी चेतना नहीं है जितनी उत्तर प्रदेश के में जिस तरह की गरीबी है, या जातीय जो समीकरण उत्तर प्रदेश में और बिहार में जैसे हैं, नेतृत्व में भी, मतलब वैसे यहाँ, मतलब शिवराज सिंह वैसे ओबीसी हैं, पर वो अपने पूरे उसमें व्यवहार में वो, और मध्य प्रदेश में बहुत सारे ओबीसी जो हैं वो बीजेपी के साथ हैं, तो इसलिए कोई इस तरह का बड़ा मुद्दा अभी तो नहीं है। और यहाँ पे जो शिवराज सिंह की जो ये जो कमलनाथ की जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट सेंसस के पक्ष में नहीं रही है, तो वो जो शुरू में इस तरह की चीजें रही है, तो इसलिए चुनाव परिणाम आने के बाद अगर मान लो ये जीत जाती है, कांग्रेस बहुमत में आ जाती है, उसके बाद क्या पॉलिटिक्स होगी मैं नहीं कह सकता। चुनाव तक के लिए तो जो पॉलिटिक्स है उसमें ओबीसी का मुद्दा और कास्ट सेंसस कहीं पिक्चर में नहीं। जी, 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 बिल्कुल, बहुत विस्तार से आपने पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति वर्तमान की, उसके परिदृश्य बड़े विस्तार से आपने विश्लेषण किया है। और मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी। और मैं आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमारे दर्शकों को लिए अपना समय दिया। आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। और मैं अपने सभी दर्शकों से भी आग्रह करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएँ, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।